दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के बारे में आज कौन नहीं जानता है। सल्तनत उस्मानिया के बारे में जानना और समझना अगर आप चाहते हैं तो आप YouTube पर सर्च कर हमारी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के बारे में 100% 95% लोग जानते ही होंगे जो इन सब चीज़ों में रुचि रखते हैं। उन्होंने इससे मुतालिक कई सीरियल्स, कई ड्रामा सीरीज भी देखी होंगी और सबसे ज़्यादा फेमस सल्तनत उस्मानिया हुई है ड्रिलिस अर्तगरुल सीरीज के नाम से चलने वाले ड्रामा सीरियल की वजह से। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले सबने अर्तगरुल गाजी की सीरीज देखी, उसके बाद ही सब लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में जाना है। यहाँ तक कि हमने भी इस सीरीज को देखने के बाद ही बहुत सारी बातों को जाना है जो हमें भी पहले पता नहीं थी। इससे ही मालूम हमें चला है कि दुनिया में एक ऐसी अजीमुशान और ऐसी ताकतवर सल्तनत जो कि उसके बाद कभी ना गुजरी, वो सल्तनत एक मुस्लिम सल्तनत थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तुर्की की जो खिलाफत उस्मानिया थी वो अभी तक की मानव इतिहास की सबसे बड़ी सल्तनत मानी जाती है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि इस सल्तनत ने लगभग 600 से 700 साल तक लगातार हुकूमत की, यानी ये सल्तनत 600 से 700 साल लगातार कायम रही है। क्योंकि दोस्तों, खिलाफत उस्मानिया की सरहदें एशिया से लेकर यूरोप तक और यूरोप से लेकर अफ्रीका तक पूरे बर्रे आज़म पर फैली हुई थी। और दोस्तों, खिलाफत उस्मानिया ने अपनी सल्तनत के, अपनी हुक्मरानी के शुरू के 100 सालों में ही आधी दुनिया पर फतह हासिल कर ली थी, यानी आधी दुनिया इनके सल्तनत में ही आती थी। मिस्र से लेकर फिलिस्तीन, जॉर्डन, सीरिया और फ्रांस का आधे से ज्यादा हिस्सा खिलाफत उस्मानिया के ही कब्जे में था। और दोस्तों, 17वीं ईस्वी के शुरू होने तक, यानी 17वीं सदी की इब्तिदा तक ये सल्तनत उस्मानिया, ये सल्तनत इतनी ज़्यादा अमीर और इतनी ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी कि इस सल्तनत के पास दुनिया की आधी से ज़्यादा दौलत मौजूद थी। दोस्तों, आपको जानकर शायद हैरानी होगी, लेकिन फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे अजीम मुल्क और इतने तरक्की करने वाले मुल्क भी उस दौर में खिलाफत उस्मानिया से, यानी सल्तनत उस्मानिया से ही कर्जा लिया करते थे। और दोस्तों, इसी के साथ साथ सल्तनत उस्मानिया एक इतनी बड़ी, एक इतनी वसी सल्तनत थी कि जब इसको टुकड़े टुकड़े किया गया तो हमारी दुनिया में एक सल्तनत टूटने की वजह से 42 यानी 42 नए देशों का निर्माण हुआ था। नए देश बन गए थे 42। दोस्तों, खिलाफत उस्मानिया की जो बुनियाद रखी थी वो तुर्क सरदार उस्मान गाजी साहब ने रखी थी, जो काई कबीले के एक महान शासक, एक अजीम योद्धा अर्तगरुल गाजी साहब के बेटे थे। 1863 में खिलाफत उस्मानिया यानी सल्तनत उस्मानिया ने एक बैंक की स्थापना भी की थी। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बैंक उन्होंने अपने लिए नहीं ली थी, बल्कि इसकी स्थापना, इसे बनाया इसलिए गया था ताकि ये बैंक देश में और सल्तनत में मौजूद गरीब लोगों की मदद कर सके। और दोस्तों, 20वीं सदी की शुरुआत तक ये जो देश था, यानी ये सल्तनत थी, ये इतनी अमीर हो चुकी थी और इतनी ज़्यादा खिलाफत उस्मानिया मजबूत हो चुकी थी कि इस सल्तनत के अंदर आने वाले या अंदर रहने वाले हर शख्स की प्रति आय अमेरिका, रूस और जापान से कई ज़्यादा अधिक थी। यानी इसके अंदर जो लोग रहते थे, खिलाफत उस्मानिया के अंतर्गत जो आते थे, उनकी प्रतिदिन की आय USA और इन सबसे ज़्यादा हुआ करती थी। और आपको दोस्तों, यहाँ पर हम जानकारी के लिए बताते चलें कि हमारे हिंदुस्तान के एक बड़े ही अजीमुशान योद्धा, अजीमुशान हुक्मरान टीपू सुल्तान भी खिलाफत उस्मानिया का ही एक हिस्सा थे। उस्मानिया सुल्तान शाह सलीम ने टीपू सुल्तान को अपना सिक्का हिंदुस्तान में चलाने की इजाज़त भी दे दी थी। आपको जानकर शायद दोस्तों हैरानी भी होगी कि उस्मानियों का खुद का एक बैंक भी मौजूद था। मानव इतिहास की, इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी खिलाफत यानी खिलाफत उस्मानिया, जिसे हम सल्तनत उस्मानिया भी कहते हैं, इसी ने दुनिया को सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स और सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक दिए थे। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि स्टीम पावर और स्टीम टरबाइन की खोज भी तुर्की के ही एक वैज्ञानिक तकीउद्दीन ने की थी। दुनिया का सबसे पहला सर्जिकल एटलस उस्मानी वैज्ञानिक शरफुद्दीन ने बनाया था और शरफुद्दीन नाम के इस वैज्ञानिक ने ही बच्चों में होने वाली बीमारी हाइड्रोसिफिलिस का इलाज भी ढूंढकर निकाला था, यानी उसका इन्वेंट किया था। और दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको ये भी बताते चले हम कि इसी वैज्ञानिक शरफुद्दीन नाम के इसी तुर्की के वैज्ञानिक ने
हाथ की सर्जरी करने के बाद हाथ पर लकड़ी बांधने की और लकड़ी पर पट्टी बांधने की जो परंपरा शुरू की थी वो इन्होंने ही शुरू की थी। और आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया लगातार इसी प्रक्रिया को, इसी उनके तरीके को निभाती भी आ रही है। चाय की खोज करने वाला खालिद भी एक तुर्की मुसलमान ही था। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि उस वक्त में दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी जो आबादी हुआ करती थी वो इस्तांबुल में ही रहा करती थी। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी आबादी भी वहीं की थी। और दोस्तों, उस वक्त के दुनिया के सबसे अजीम स्कूल और सबसे अजीम यूनिवर्सिटीज खिलाफत उस्मानिया का ही हिस्सा हुआ करती थी। क्योंकि दोस्तों, खिलाफत उस्मानिया यानी जिसे हम सल्तनत उस्मानिया भी कहते हैं, यही दुनिया की एक ऐसी अजीम सल्तनत थी कि जिसकी हर मस्जिद और हर मदरसे में बड़ी से बड़ी लाइब्रेरी मौजूद हुआ करती थी। तुर्की मुसलमानों ने ही खिलाफत उस्मानिया के दौर में ही एक अल-अखयान नाम की जमात की, एक संगठन की स्थापना भी की थी। जिस संस्थान का काम ही था गरीब और पिछड़े हुए मुसलमानों की मदद करना, उन्हें भी समाज में बराबर का अधिकार देना। अल-अखयार ये एक अमीर लोगों की जमात, अमीर लोगों का ग्रुप था, जिन अमीर लोगों ने अपनी तमाम तर दौलत, अपनी सारी मालो दौलत गरीबों के ऊपर निछावर कर दी थी। और दोस्तों, इसी के साथ साथ उस वक्त जो खिलाफत उस्मानिया की फौज हुआ करती थी वो उस वक्त की दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी फौज हुआ करती थी। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि बारूद से चलने वाले तमाम तर हथियार जो आज हम देखते हैं, उन सब हथियारों की खोज भी तुर्की मुसलमानों यानी कि उस्मानियों ने ही की थी। पानी पर चलने वाले जहाजों में बारूद का इस्तेमाल और तोपों का भी इस्तेमाल सबसे पहले उस्मानियों ने ही किया था। और आपको दोस्तों ये बात जानकर शायद सबसे ज्यादा हैरानी होगी कि बाबर जिन तोपों को हिंदुस्तान में लेकर आया था वो तोपे भी और वो हथियार भी वो तुर्की मुसलमानों से ही लेकर आया था। अगर इतिहासकारों की माने तो खिलाफत उस्मानिया के तीसरे शासक यानी मुराद अव्वल ने ही बॉडीगार्ड रखने की रस्म भी शुरू की थी। यानी दुनिया में सबसे पहले जो बॉडीगार्ड रखे गए थे वो भी खिलाफत उस्मानिया के ही एक शासक ने रखे थे। ये उनके अपने पर्सनल बॉडीगार्ड थे जो आसपास की चीजों पर नजरें रखा करते थे। दोस्तों, आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन खिलाफत उस्मानिया जो थी उसने 500 से ज्यादा जंगें भी लड़ी है, जिसमें से ज्यादातर में खिलाफत उस्मानिया को ही फतह भी हासिल हुई है। क्योंकि दोस्तों, उस्मानिया मुसलमानों में वो जज्बा था कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने सिर्फ 21 साल की महज उम्र में ही कुस्तुनतुनिया जैसी अजीम सल्तनत को फतह कर लिया था। 1923 में हिंदुस्तान में मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना मोहम्मद शौकत अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन भी चलाया गया था। और आपको जानकर दोस्तों हैरानी होगी कि तुर्की में आज भी हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक इज्जत भरी और अजीम निगाह से भी देखा जाता है। फिलहाल दोस्तों, आज के लिए हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे हर इंसान तक ज़रूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।